वो पूरा एग्जाम में आएगा, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। ठीक है, ये पार्ट कर लिया था अपन ने डेरिवेशन का क्या कल? ये पार्ट हो गया था, कोई बताएगा? कल अपन ने वाइब्रोमीटर एक्सेलरोमीटर पढ़े थे। यस सर, ये वाला पेज हो गया था। एक्सेलरोमीटर था, यही तो ये वाला नहीं ये हुआ हो सर। गया था, ये वाला पेज नहीं हुआ था। नहीं हुआ सर। ठीक है, सो ओके। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? पहले इक्वेशन B9 को बेस बनाया है अपन ने, और जैसे हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस की बात हो रही है, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन मूव करेगा किसकी तरफ? जीरो की तरफ, क्योंकि जीरो की तरफ। ठीक है, तो z अपॉन वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना? ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बी अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर f। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन H1। ठीक है, अब यहाँ पे f क्या है? f क्या एक फैक्टर है which remains constant for the useful range of accelerometer। यूजफुल रेंज से मेरा कहने का मतलब है कि जितनी रीडिंग अपने को रिक्वायरमेंट रहती है वो यूजफुल रेंज में काउंट करते हैं अपन। एंड द फार्मूला फॉर f is equal to 1 अपॉन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन H2। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बी जो है एक्सेलरेशन है वाइब्रेटिंग बॉडी का, जो अपन H1 में देख रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं वहां पे कि इट इज सीन दैट द एक्सेलरेशन is multiplied by factor 1 upon omega n का square to keep the value of factor f equal to 1 for very high range of omega upon omega n, and epsilon जो रेशियो है आपका, it should be high in value। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। ये एक्सेलरोमीटर यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखो, एक्सेलरोमीटर को क्या बोल रहे हैं अपन? हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस। हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस है मतलब जो ओमेगा एन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, और जब ओमेगा एन बहुत ज्यादा होगा तो अपने आप ये जो वैल्यू है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ये जीरो की तरफ मूव करेगी। वही यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और फिर एक फैक्टर एफ लिया है अपन ने। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर बी को क्या बोल दिया उसने? एक्सीलरेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया सबने? सर लास्ट लाइन। चलो हो गया नोट? लास्ट लाइन लिख रहा हूँ सर। हो गया सर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फ्रीक्वेंसी मेजरिंग डिवाइस। अभी अपने क्या पढ़े थे? इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, वाइब्रोमीटर, एक्सीलरोमीटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिवाइस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेजरिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? जो फ्रीक्वेंसी मेजर करती हैं। ठीक है, तो इसमें अपन दो पढ़ेंगे। इसमें कंसेप्ट क्या रहता है कि जो मेजरिंग डिवाइस रहेगी, फ्रीक्वेंसी मेजरिंग डिवाइस, उसमें रेट्स होती हैं। रेट्स मतलब होता है पत्तियां। ठीक है, ये किस पे जुड़ जाती है? मशीन पे जुड़ जाती हैं, और वहां से जो है वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसलिए इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो रेजोनेंस है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है उसको एक बार रीड कर लेते हैं अपन। वर्किंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट is based on the principle of resonance. At resonance, the amplitude of vibration is found to be maximum, and then the excitation frequency is equal to the natural frequency of the instrument. There are two types of instruments. ठीक है, एक होता है Fullerton tachometer. As you can see from the figure, it is having only one strip, and on the other side of the strip there is a mass fixed. ठीक है, अब ये जो स्ट्रिप है जिसका ही वाइब्रेशन अपने को मेजर करना है, वहां पे इसको लगा देते हैं यहाँ पर और स्क्रू से टाइट कर देते हैं। अब ये क्या है? सिंगल स्ट्रिप इंस्ट्रूमेंट है ये। दिस इज अ सिंगल स्ट्रिप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसकी जब लेंथ अलग अलग करेंगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन मिलेगा।
as you can say that if the length is small, then deflection at the fixed point will be more. और अगर इसकी लेंथ अपन ने बढ़ा दी है तो जो डिफ्लेक्शन एट द फिक्स पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा. ये कैंटिलीवर केस है जहाँ पे एक एंड क्या रहता है, बीम का फिक्स रहता है. ठीक है, तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फुलट्रॉन टाइकोमीटर. अब पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है. This instrument is known as single reed instrument. It consists of thin strip carrying a small mass attached at one of its free end. ठीक है, ये अभी अपन डिस्कस किया. सेकंड पॉइंट में बोल रहा है this strip is treated as a cantilever, the length of which is changed by means of screw mechanism. As you can see in the figure, there is a screw mechanism. आप इसको क्या करते हो, टाइट कर देते हो. थर्ड पॉइंट में बोल रहा है द स्ट्रिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज प्रेस्ड ओवर द वाइब्रेटिंग बॉडी टू फाइंड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. We go on changing the length of strip till amplitude of vibration is maximum. ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एट द इंस्टेंट द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैंटिलीवर स्ट्रिप which can be directly seen from strip itself. The strip has different frequencies for its different length. ठीक है, अलग अलग लेंथ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी. फार्मूला होगा इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी का 1/2 रूट 2 EI अपॉन L³ हर्ट्ज. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग. तो अपन नेक्स्ट स्लाइड करते हैं. अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल देना. सर फर्स्ट लाइन में सिंगल के बाद क्या लिखा है? सिंगल रीड, सर REED. ये जो स्ट्रिप है उसके लिए रीड वर्ड यूज कर रहे हैं, सिंगल रीड इंस्ट्रूमेंट.
नोट कर लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, नाउ फ्रॉम टेकोमीटर, देखो कंसेप्ट वही है, उसमें क्या है, सिंगल रीड था और वी कैन से सिंगल स्ट्रिप, इसमें क्या रहेगा, मल्टी रीड रहेगा और यू कैन से मल्टी स्ट्रिप। तो इसमें क्या रहेगा, पूरी की पूरी जो स्ट्रिप्स हैं या पूरी की पूरी रीड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी में फिक्स होंगी और ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इसकी कुछ रीड्स के अंदर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, कुछ रीड के अंदर कम होगा। जैसा कि अपन भी जानते हैं, कोई मशीन है, लाइक यू आर ड्राइविंग अ बाइक, वाइब्रेट कर रही है, तो आप इंजन से जितनी दूर बाइक का पार्ट होगा उतना कम वाइब्रेट करता है वो। यही कंसेप्ट है इसमें, एक्यूरेट वाइब्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरी की पूरी रीड्स अपन फिक्स करते हैं और वाइब्रेशन कैलकुलेट करते हैं, है ना। जैसे इंजन के अपन सबसे, इंजन पे हाथ लगाएंगे इससे सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगा, ठीक है, और आगे का जो रहता है मडगार्ड, उस पे हाथ लगाएंगे तो कम वाइब्रेशन फील होगा। जितना आप दूर होते जाओगे अब वाइब्रेटिंग जो सोर्स ऑफ वाइब्रेशन से, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो एक्यूरेट निकालने के लिए मल्टी रीड यूज करते हैं, जिसको अपन फ्राम टेकोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला, पॉइंट्स में कैसे लिखा है वो पढ़ लेते हैं अपन। क्या लिखा है, दिस इज नोन एज मल्टी रीड इंस्ट्रूमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल रीड्स ऑफ नॉन डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोल रहा है, स्मॉल डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सक्सेसिव रीड विल बी शोन मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है भाई। दोनों पॉइंट डिस्कस किए थे। अब थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या बोल रहा है, द इंस्ट्रूमेंट इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद वाइब्रेटिंग बॉडी whose frequency is to be measured, and one of the read will be having amplitude, and hence the read will be showing the frequencies of the vibrating body, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, m is the mass attached to the end of each reed, लेंथ L बोल रहा है, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द रीड ऑफ द मटेरियल, ठीक है। सिंपल टॉपिक है, इसको रीड कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट करो बेटा, टाइम खत्म होने वाला, एक स्लाइड और है इसके बाद।
नोट कर लिया? नो सर। जल्दी नोट करो बेटा, ये टॉपिक खत्म करना है अपने को। डन सर। डन, ओके। सर लास्ट लाइन में। ओके, हाँ लिख लो जल्दी, 1 मिनट और है, जल्दी लिख लो। डन सर। ओके, आगे अपना कोई सर बोले, तू सर बोल रहा सुन, तू सर बोल रहा। नेक्स्ट the static reflection of the read सर हो रहा ओके। तो नेक्स्ट है अपना स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ द रीड कंसीडरिंग it to be a cantilever fixed at one end is given by। तो कैंटिलीवर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है? PL/3EI। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या बोला है? XST बोल रहा है। P को किससे रिप्लेस कर दिया? mg से रिप्लेस कर दिया, mgL/3EI। ठीक है, I इसमें कितना होता है? BD3/12। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है वो K XST is equal to mg। K is the stiffness of reed और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्म होता है Fn is equal to 1/2 पाई रूट K अपॉन m। यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देंगे अपन। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपनी 1/2 पाई रूट 3I अपॉन ml³ हर्ट्ज। ठीक, अब जो है using different values of m or length L of reed, a series of reed with definite frequency can be made। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, L और M चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम अपन M और L चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक, तो जो रीड की फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्ट रहेगी वाइब्रेटिंग बॉडी के। ठीक है, द रीड हैविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द वाइब्रेटिंग बॉडी vibrates with large amplitude। The frequency of vibrating body can be determined by knowing the reed with maximum amplitude। इसको जल्दी नोट करो, ये डायग्राम है मल्टी रीड का। ये आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये नट बोल्ट्स लगे यहाँ पे और ये आपने यहाँ पे रीड्स टाइट करे हुए हैं। ठीक है, क्या है यहाँ का इसका कंक्लूजन? द एक्यूरेसी of the instrument depends upon the difference between the value of natural frequency of the successive reeds। ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी।